हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जलमंडल। ये दूसरा भाग है। इसके पहला भाग हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो पहले आप जलमंडल का पहला भाग देखें, उसके बाद इसका दूसरा भाग देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वारभाटा उत्पत्ति के कारण। अर्धदैनिक ज्वार, प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार यह प्रति 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ज्वार के प्रकार। इसमें होता है हमारा दैनिक ज्वार, प्रतिदिन एक उच्च एक निम्न ज्वार आते हैं। यह 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पर आते हैं। मिश्र ज्वार, ऐसे ज्वार भट्टा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे ज्वार भट्टा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। उपभू ज्वार, माह में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इसी स्थिति को उपभू कहते हैं। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ज्वार उपभू ज्वार कहलाता है। ऐसे समय उच्च ज्वार उत्पन्न होती है। उपभू अपभू ज्वार, चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य दूरी बढ़ जाती है, जिससे अपभू की स्थिति पैदा होती है। इससे उत्पन्न ज्वार को अपभू ज्वार कहते हैं। ऐसे में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भट्टा उपभू के ज्वार की ऊंचाई से इसे कम होती है। नोट में हम पढ़ेंगे, पहला अपसौर अर्थात प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी की स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा है अपसौर अर्थात प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास के ज्वार से अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। तीसरा हमारा है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब एक सीधे में सेजी की स्थिति में जैसे होते हैं तो उसे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह घटना पूर्णिमा और अमावस को होती है। चौथा हमारा है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब समकोण पर हो तो निम्न ज्वार उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं ज्वार भट्टा का महत्व। उच्च अक्षांशों में बंदरगाहों को हिमकरण से बचाने में, विद्युत शक्ति के उत्पादन में, तलछटों के अवक्षेपण में तथा प्रदूषित जल को बाहर निकालने में, जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में, मछली पकड़ने में। हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी दिशा में अपने अक्ष पर गति करती है। इसी गति के कारण महासागरीय जल पृथ्वी की गति के विपरीत गति पूर्व से पश्चिम उत्पन्न होती है, जिससे विषुवतीय रेखा धाराओं की उत्पत्ति होती है। कभी कभी कुछ महासागरीय जल पृथ्वी की गति की दिशा के साथ अग्रसर हो जाता है, जिससे प्रति विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराएं के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय रेखा में ध्रुवों की ओर आने पर अपने दाएं मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में विषुवतीय से ध्रुव की ओर आने पर अपने बाएं मुड़ जाती है। आप इस डायग्राम में इसे समझ सकते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक इसमें आ रहा है तट की दिशा और आकार। कोरियोलिस बल, महासागर में संबंधित कारक तापमान, घनत्व और लवणता। बाह्य महासागरीय कारक वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा, तलीय आकृतियां, मौसम परिवर्तन और पृथ्वी का घूर्णन। हम पढ़ते हैं तापमान में भिन्नता। विषुवतीय रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, जिससे महासागरीय तापमान बढ़ जाता है तथा महासागर जल घनत्व कम हो जाता है, जिससे विषुवतीय रेखीय जलधाराओं के रूप में जल के प्रति प्रारंभ हो जाती है। लवणता में विविधता, अधिक लवणीय महासागरीय जल का घनत्व अधिक होने से नीचे की ओर बैठ जाता है तथा कम लवणता वाला जल घनत्व कम होने से अधिक लवणता वाले जल की ओर गति करने लगता है। घनत्व में विभिन्नता, तापमान तथा लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हिम के पिघलने से घनत्व में अंतर आता है, जिसके कारण महासागरीय जल में गति उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रचलित पवनों के बारे में। धाराओं के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण प्रचलित पवनें हैं। रगड़ने एवं घर्षण के कारण जल को आगे ढकेलती है। संसार की मुख्य धाराएं अस्थायी
कोनों के अनुसार चलती है। वायुदाब तथा हवाएं। महासागरीय जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ सागरीय जल का तल नीचे होता है तथा जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ सागरीय जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र में जल की अधिक वायुदाब की ओर गति करने लगता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। मौसम तथा ऋतु परिवर्तन। उत्तरी हिंद महासागर में मौसम के अनुसार मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन आने के कारण धाराओं की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। यह दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है, अर्थात शीत ऋतु में पूरब से पश्चिम की ओर जाती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। नोट में हम पढ़ते हैं, हिंद महासागर में भूमध्य रेखीय विपरीत धाराओं केवल शीत ऋतु में ही होती है और भूमध्य रेखीय धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में बहती है। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार। पहला हमारा है गहराई के आधार पर। ऊपरी या सतही जलधारा, यह महासागरीय जल का 10% भाग है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। गहरी जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं का 90% भाग गहरा जलधाराओं के रूप में होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व होने के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। दूसरा हमारा है तापमान के आधार पर। दूसरा तापमान के आधार पर दो भागों में विकृत। गर्म जलधारा। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। यह जलधाराएं गर्म जल को ठंडा जल के क्षेत्र में पहुंचाती है। यह प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। दोनों गोलार्ध के निम्न मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में यह जलधारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बढ़ती है। गर्म जलधारा जिस क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा प्रवाह ध्रुवों से विषुवत की ओर। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं। यह जलधाराएं ठंड जल को गर्म जल क्षेत्रों में पहुंचाते हैं, जिससे तापमान घट जाता है। यह जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसे दोनों गोलार्ध में निम्न एवं अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यह ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उत्तरी गोलार्ध में बहती है। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महासागरों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जलवायु को संशोधित या परिवर्तित करना है। महासागर को सौर ऊर्जा का बचत बैंक कहा जाता है। महासागरीय जलधारा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा हिंद महासागर में अगलू-हर्ष जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मानसूनी जलधारा। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील जलधारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, फ्लोरिडा जलधारा। प्रशांत महासागर में क्यूरोशियन जलधारा, सुसियामा की जलधारा, एलिनो की जलधारा, अलास्का का जलधारा। ठंडी जलधारा हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा। अटलांटिक महासागर में फोकलैंड पेनिनसुला, लाब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, बेंगुला जलधारा। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट पेरू जलधारा, अयोशिया जलधारा। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। ठंडी जलधाराओं के निकट स्थित क्षेत्रों को आर्द्रता की कमी के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है। ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन बिंदु पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जो दृश्यता को प्रभावित करता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलना बिंदु पर मछलियों का प्रमुख भोजन प्लैंकटन की वृद्धि होती है। यहाँ मत्स्य क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थिति होते हैं। निकटवर्ती समुद्री तटीय जलवायु को प्रभावित करती है, ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं।